मूवमेंट ऑफ इंडिया का दिव्य प्रणालिका में मैं आ चुकी हूँ। उससे पहले मेरा जीवन कुछ अस्त व्यस्त था। सब कुछ है, प्यार से देखने वाला हस्बैंड, दो बच्चे, बेटा और बेटी, गवर्नमेंट जॉब, सब कुछ अच्छा है। एक कॉलोनी एरिया, रामाकुंडम फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन में काम करते थे हमारा हस्बैंड। वही गांव में मेरा पोस्टिंग भी था, इतना दूर भी नहीं था। एक कॉलोनी का लाइफ था, सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर भी मुझे पता नहीं क्योंकि मैं इधर से आनंद नहीं हूँ, सेटिस्फेक्शन नहीं है मेरा अंदर। ढूंढती रही मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए। तो इसी परंपरा में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट कल की धर्म से शुरू होके यहाँ मोमेंट में मैं आ पहुंची हूँ। कल की धर्म इसीलिए चले गए वहां अच्छा से भजन कर सकती, तो मैं अच्छा से गा भी गाना भी गाती थी, कुछ ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में भी जाती थी। आ, तो इसीलिए वो कल की धर्म में चले गए। वहाँ वो भी अच्छा था कि अच्छे अच्छे वाक्य बताते थे, मगर वो ज्ञान मेरे लिए मेरा नहीं बुझा, मेरा दाहार्ती को नहीं बुझाया। और वहां से लेके मैंने सिद्ध समाधि योगा उसमें चले गए। वहां भी आ, मैं इतना सेटिस्फेक्शन नहीं थी, मगर मेरा फोकस कभी भी वहां गुरु के ऊपर रहते थे, कल्कि का ऊपर और ऋषि प्रभाकर जी यशस्वी का गुरु। और बाद में प्राणिक हीलिंग में भी चली गई मैं, वहां का गुरु चुवाकोक सुई। तो यहाँ गुरु कैसे बन चुके हैं, वे लोग क्या किया है यहाँ गुरु बनने के लिए, मुझे वो जो करना है, मगर ये तो बताते नहीं। वो जो लोग बोलते हैं वही ज्ञान सुनना है, उनकी किताब पढ़ना है, बस। मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर भी यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी में हर एक हफ्ता हमारे घर में अच्छा से सज्जन सांगत्य होते थे। अनोइंगली मैंने बहुत अच्छा काम किया है कि मेरे बच्चों को अच्छा से डिवाइन एनर्जी में मैं रखती थी। वही लोगों को हम घर बुलाती थी, वही बात चलते थे, वही किताब रहते थे दीपकों पर। वो जो मैंने एटमॉस्फियर अनोइंगली मैंने बच्चों को दे चुके हैं। तो इसीलिए आज का दिन वे बहुत बुद्ध के जैसे बन चुके हैं। तो फिर इसी में मुझे अल्सर आए हैं और बीपी भी आए हैं, मगर मुझे नेचुरली उसे कम करना है। आई डोंट वांट टू टेक एनी मेडिसिन। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि दवाई लेना। तो सहज मार्ग में जाना, कभी भी नेचुरल से रहना मुझे बहुत अच्छा लगता। तो इसके लिए मैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में भी जा चुकी हूँ, फिर भी कम नहीं हो गया। तब मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि उसकी घुटनों में दर्द कम हो गया है पिरामिड मेडिटेशन करने से। अर्ना ज्योति आप भी जाइए ना पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में और मेडिटेशन सीख लो, तुम्हारा अल्सर चला जाएगा। तो एवरी मंथ मैं हैदराबाद जाती थी एंडोस्कोपिक टेस्ट के लिए। और 2004 में मार्च का महीना मैं एंडोस्कोपिक टेस्ट के लिए जा रही थी। तो रोड के ऊपर एक बोर्ड पढ़ चुके हैं मेरी बेटी ने, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट मेहदीपट्टनम। तो मुझे लगा चलो मिल गया। आते वक्त रिटर्न में वहां सेंटर में जाने के लिए हम सोचे, और रिटर्न में वहाँ पीएम वहाँ सेंटर में चले गए पीएसएसएम का। वो दोपहर था, आफ्टरनून,
कोई भी नहीं थे। एक 12 साल उम्र का बच्चा था। मैंने पूछी, कोई गुरु है मुझे कुछ दीक्षा देने के लिए? तो बच्चा ने कहा, गुरु नहीं है मैम, कोई भी नहीं है, मैं हूँ, आपको बताते हैं। इतना छोटा बच्चा मुझे क्या बताएगा? चलो देख लेंगे, आप लोग बैठ जाओ। उन्होंने कहा, उधर एसी है, सब कुछ पिरामिड्स है, कुशन्स डाल के हैं, हम बैठ के। उन्होंने एक पोस्चर बताया है कि ऐसा बैठो और अपनी सांस को पर ध्यान रखो। मैंने पूछी थी, कोई मंत्र, कौन सी भगवान की याद करना है? वो बच्चा कहने लगा, नो चांटिंग एनी मंत्र, नॉट नेसेसरी टू रिकॉल एनी गॉड और गॉडेस। कोई भगवान की जरूरत नहीं है, अपनी सांस ही अपना गुरु है। अरे भगवान का बिना ये क्या आध्यात्मिकता होता है? मैं वो बच्चे से लड़ने लगा। तो बच्चा कहा, आंटी जी, मैं जो भी बोल रहे आप वो करके बाद में आप मेरे से आर्ग्यूमेंट कीजिए, पहले आप बैठिए, करके देखिए कैसा है कि नहीं, बाद में आप बोलिए। ये तो यही तरीका है इसकी, उन्होंने कहा। तो फिर मैं बैठ के, जब तक मैं वो सोहम करती थी, अंदर जाने वाला सांस को सो, बाहर आने वाले सांस को हम, ऐसा मन में करती थी। 5 मिनट तक मैंने वही किया। बाद में मुझे लगा, अरे इधर तो मैं आई हूँ सीखने के लिए, तो पुराना वाला छोड़ दिया तो ये वाला नया वाला कैसा रहेगा मुझे पता हो जाएगा। बैठ गई मैं और मेरी सांस को पर नजर रखी। कुछ क्षणों में ही मैंने कहाँ खो गया कि मुझे पता नहीं। 45 मिनट्स, मुझे 5 मिनट लगा। हम दोनों बाहर आने के बाद मुझे ऐसा लगा, यही तो मैं ढूंढ रही हूँ, यही है मुझे जाने की रास्ता। तो इतना आनंद, वो आनंद को बताने के लिए, वर्णन के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। वो अचलित, अतुलित आनंद है वो। तब मैंने डिसाइड किया है, तभी मेरा माँ जी का देहांत हुआ था। पापा ने अकेला था और पापा को मेडिटेशन सिखाए। बाद में उन्होंने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट सेंटर खोला है। जब उन्होंने पिरामिड में बैठ के उन्होंने नहीं माना, तो बैठ के ध्यान करने लगा, पूरा हिलना लगा। वो उसका रुक नहीं पा रहे, इतना ऊर्जा है, उसको डर गए। ओके ओके, मैं मानती हूँ पिरामिड शक्ति को और बनाते भी। तब मन में कह लिया, वो रुक गए, उसको महसूस हो गया पिरामिड एनर्जी का। और हमारी माँ से संदेश भी ले चुका है कि तुम अकेला ना है, तुम अकेले नहीं है, सारी दुनिया आपके पास आएंगे। वैसा ही पापा ने सेंटर खोला है, सभी लोग उधर आने लगा। हम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन भी किया है, कोदंड राम पिरामिड। बाद में पत्री जी भी आ, आ गए हैं। पत्री जी का प्रोग्राम भी हम तुरंत लगाए हैं करीमनगर में। और पत्री जी मुझे देखते हुए एक ही बात कहा, मैंने तुमको पाया। तो मुझे लगा, हाँ मैं भी समथिंग हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मुझे ऐसा लगा। तो वहां से शुरू हो गया ध्यान। और अभी तक पीछे नहीं मुड़ के देख चुके हैं हम, आगे ही जाने लगा। मुझे साधना से भी ज्यादा प्रचार में लग गई मैं। मेरा जो अंदर बीमारियां हैं कब चला गया कि भी पता नहीं। इतना ध्यान प्रचार करती रही। जब ध्यान में बैठे तो मुझे यही प्लानिंग्स आते थे कि कैसे यहाँ एक पॉम्पलेट बनाऊं, किधर जाऊं, किसको यहाँ ध्यान सिखाऊं। मेरा वही सोच विचार हर वक्त ध्यान में बैठे तो यही सोच विचार आते थे। मैं जब पत्री जी से पूछी तो पत्री जी ने कहा,
हाँ हाँ, तुम ध्यान साधना करने के लिए नहीं है। हर एक पिरामिड मास्टर, नॉट ओनली योरसेल्फ, हर एक पिरामिड मास्टर ध्यान साधना के लिए नहीं है, ध्यान प्रचार के लिए आए हैं। इसलिए आपको वही सोच विचार आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं वो ठीक है। तो जब से मैं आगे चलने लगा और पत्री जी के आदेशानुसार 2004 में मुझे मन से आने लगा कि नौकरी छोड़ दूं। मैंने गुरु जी को पूछ ली कि मैं छोड़ दूं। तो पत्री जी ने कहा, मैं इंतजार कर रहे, आप कब बोलते कि आपका काम कौन करेगा, आपके पापा करेगा। पत्री जी ने पूछा है। तो मुझे लगा हाँ, मेरा काम तो बहुत ही है। शायद मुझे बहुत अच्छा लगा कि पंजरे में से तोता बाहर निकल गई, वहां नौकरी छोड़ दी। मैं इतना स्वेच्छा से बाहर आ गए और जब जब से मेरा काम और भी तेज होने लगा। 3 महीने इधर का पुलिस लोगों को पीएसएसएम के द्वारा हम मेडिटेशन सिखाए हैं। बाद में ऋषिकेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहाँ सब हमने ध्यान प्रचार किया है। और रिसेंट हम अंडमान भी जा चुका है। और आज का दिन आपके सामने राजस्थान पीएमसी, यहाँ भाग्य मुझे पीएमसी में मिल चुका है। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ राजस्थान पीएमसी को। आज का ये टॉपिक बहुत अच्छा है कि यह टॉपिक नारी तो नारायणी, नारी से लेके नारायणी तक। और नारी, महिला, स्त्री मूर्ति, यहाँ शब्द सुनते ही हमें एक ही याद आता है कि पुराणों में पूजनीय कौन है। कहे तो पहला आता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। मातृदेवो भव, मातृदेवो भव माने अपनी माँ। भगवान की समान नहीं, भगवान ही है खुद, भगवान ही है। अपनी माँ भगवान ही है। बाद में अपनी पिता भगवान है। बाद में अपनी गुरु भगवान है। पूजनीय है ये सब। पहला पूजनीय अपनी माता, और दूसरा पूजनीय हमारे पिता। बाद में आचार्य, जिन्होंने हमें यह और परलोक की विद्या हमें दिखाते हुए और ज्ञान की रास्ता में हमें रखे, हमें आगे ले जाते हुए, वहां गुरु आचार्य देवो भव कहते हैं। बाद में अतिथि देवो भव। जब प्राचीन काल में बिना अतिथि वहां भोजन नहीं लेते थे, अतिथि के लिए बाहर बैठ के उन लोग उनकी राह देखते थे, कहाँ कब मिलेगा अतिथि। अतिथि को देने के बाद ही उन लोग भोजन करते थे। वो है अपनी परंपरा, वो है अपनी संस्कृति, वो है अपनी संप्रदाय, वो है अपने आचार व्यवहार। तो वो है अपनी महिला मूर्ति, स्त्री मूर्ति का स्थान पूजनीय स्थान है। और एक देखो तो, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ स्त्री मूर्ति की पूजा होता है, तो वहाँ देवी और देवताएं बसते हैं। उनके जीवन संतुष्टि से रहते हैं। वरना जिसकी नजर बुराई नजर से वहां स्त्री मूर्ति को अगौरव
किया करे तो उनका सर्वनाशन हो जाते हैं। तो ऐसी है स्त्री मूर्ति की स्थिति अपनी भारत में। अपनी भारत कहते हैं एक तपोभूमि है, यहाँ वेद भूमि है, धर्म भूमि है। तो यहाँ जो भी कह जाता है अपना पुराणों में, वेदों में, उपनिषद में, भगवत गीता में, वही हम फॉलो करता है। तो हैंडव की संप्रदाय, हैंडव हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजियन, इट इज ए वे ऑफ लिविंग। ये जीवन की प्रमाण है हिंदुइज्म, मगर ये रिलीजियन नहीं है। तो अपनी पुराणों में स्त्री की इतना उन्नति स्थान पर है। वेदों से पहले भी मातृत्व स्वाम्य युग होते थे, माने महिला मूर्ति ही कमाती थी, माने वहां आहार ले आते थे और घर में बैठ के मर्द पुरुष बच्चों की देखभाल करते थे, घर की देखभाल करते थे। पुराणों में वेद काल से भी पहले मातृ स्वाम युग कहते हैं। तो मदर ही सेंट्रलाइज्ड होते थे, यजमानी होते थे, और पुरुष यहाँ स्त्री की बात मानते थे। वो जो भी कहते थे ये करते थे, घर की देखना और बच्चों को देखना। स्त्री बाहर का काम करती थी, वो कितना मुश्किल हो तो भी। तो ऐसा मातृ स्वाम्य युग होने के बाद में पितृ स्वाम्य में हम पहुंचे हैं। अभी तो वही चल रहा, पितृ स्वाम्य। मगर मातृ स्वाम्य इतना आसानी से चला, मगर पितृ स्वाम्य में पुरुष का अधिकार बहुत रहा। नारी को दबा चुके हैं उसकी सब कुछ, सब कुछ। तो उसकी अवस्था ऐसी थी, एक अबला की जैसी परिस्थिति में चला गया। आज का दिन वहां नारी को फिर से हमें जागृति करने के लिए ऐसी प्रोग्राम्स करना पड़ रहा। हे नारी आप नारायणी है, याद दिलाने के लिए। पहले ये जो सृष्टि, श्रीपाद श्री वल्लभा एक किताब है चरितामृत, यहाँ दत्तात्रेय का, दत्तात्रेय माने त्रिमूर्ति तत्व का अंश से दत्तात्रेय अत्रि जी और अनसेवा माता को अयोनिश है, ये पैदा होता है। तो इसका पहला अवतार है श्रीपाद श्री वल्लभा। इनकी किताब में एक प्रश्न श्रीपाद को पूछते हैं इनका भक्त, हे प्रभु आप कहते हैं मैं ही मूल चैतन्य कहते हैं, तो फिर ये जगन माता कहाँ से आ गए? जगन माता ही सर्व सृष्टि की आधारित है, आदि पराशक्ति है। आपने फिर ऐसा क्यों कहते हैं? आप हैं मूल चैतन्य में, नहीं तो वहां जगन माता है, हम किसको मानना है? तब श्रीपाद कहते हैं कि सृष्टि कभी भी स्त्री मूर्ति से ही होना चाहिए, इसीलिए जगन माता के नाम ले चुके हैं। मगर उधर भी मैं ही हूं स्त्री की तत्व से। तो इतना महत्वपूर्ण है स्त्री तत्व। यहाँ सृष्टि की वरदान है स्त्री तत्व को सृष्टि करने की। यहाँ सारी सृष्टि यहाँ स्त्री मूर्ति से आना चाहता है, इसीलिए जगन माता का सृष्टि में आ गया है, जगन माता की सृष्टि हो गया है। वो भी
मैं ही हूँ, उधर भी मैं ही हूँ, मगर स्त्री तत्व के रूप में। यहाँ जो परमात्मा की तत्व में एक्चुअली पुरुष की तत्व नहीं है, स्त्री की तत्व नहीं है, वो निराकार है, निर्गुण तत्व है एक्चुअली। ओके, तो यहाँ स्त्री मूर्ति जगन माता इधर अपनी अंदर से तीन शक्तियों ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टि स्थिति लय, उनमें से तीन शक्तियों में पैदा हो गया है। और तीन देवी शक्तियां लक्ष्मी, सरस्वती, आदि पराशक्ति पार्वती माँ। शक्ति तो एक ही होते हैं, मगर काम की हिसाब से यहाँ शक्ति अलग हो जाते रहते हैं। तो यहाँ शक्ति को हम विविध नाम ऐसा देते रहते हैं। तो आदि पराशक्ति की इतना शक्ति रहते हैं कि जब कोई भी राक्षस की संहार करना है तो तब श्री कृष्ण ने चक्कर आके गिर पड़े तो सत्यभामा वहां काम अपनी हाथों में ले लेते हैं। और पुराना में देख तो सीता माता की प्रेम से ही रामायण का हमें पता हो गया कि माँ जी का प्रेम से ही वहां पूरा रामायण अच्छा से चला था। और उसमें रावण जी के मन में वो है एक्चुअली एक रावण ब्रह्म, वो इतना अच्छा से तपस करते थे, उसको रावण ब्रह्म कहा जाता है। मगर एक ही उसका कमजोरी थी कि महिला। तो सीता माता को वो ले जाना और अपनी श्रीलंका में रखना, मगर यह सब कुछ प्लानिंग सीता माता का ही है। वो समझा कि मैंने सीता माता को ले आए, मगर सीता माता ही उसको ऐसा सोच विचार, उसको ऐसा थॉट दिया है कि मुझे वो इधर आके ले जाए। अपनी प्रेम से उसकी हृदय में घुस जाके उसको चेंज करना शुरू किया है। तो इसीलिए इतना आसान हो गया है राम जी को रावण को मार डालने के लिए। तो इधर सीता माता की पात्र को हम देखना है कि आदि पराशक्ति तत्व है, हर एक में है, मगर हम तो हमको तो याद ही नहीं रहता। तो ऐसा पुराने में देखे तो हमें सीता माता, सती सावित्री, अत्रि, गार्गी महापंडित है। और वहां से लेके आज तक महिलाएं हर एक इन एवरी फील्ड में महत्वपूर्ण महिलाएं हैं, जैसे शकुंतला जी, मैथिली शरण गुप्त जी, दुर्गाबाई देशमुख, इंदिरा गांधी, झांसी लक्ष्मी भाई, अनी बेसेंट, मैडम ब्लैवर्ट्सकी, शारदा माता जी, कल्पना चावला, किरण बेदी, पीटी उषा, इन एवरी फील्ड अपनी महिलाएं अपनी अपनी शक्ति को, अपनी नॉलेज को उन्होंने दिखाया है। यहाँ सब लोग हमको मार्गदर्शक है। तो ऐसा देश है अपना, इतने अच्छे, इतने ग्रेट वुमेन पैदा हुआ है अपना भारत में।
फिर भी हम क्यों एक अबलागी जैसे जी रहे हैं, और हम अनोइंगली हम जितना काम करते हैं, देवी माता को कितने हाथ होते हैं, 10-10 हाथ होते हैं। इसका मतलब क्या है? क्लास होने के टाइम में कोई भी मेडिटेशन में नहीं बैठना चाहिए। मेडिटेशन के टाइम में मेडिटेशन करना है। क्लास होने के टाइम में आप क्लास को सुनना है। मेरे फ्रेंड्स, प्लीज you come out from the meditation. Don't sit in the meditation. While the class is going on, you should listen the class. Okay, friends? दोस्तों, आप कोई मेडिटेटिव स्टेट में बैठिए। तो अपना इतना ऊर्जा है हमें, ये आदि पराशक्ति तत्व है हमें। तो एक नारी क्यों आज का दिन एक अबला की जैसी है? परसों एक बच्ची अमेरिका से आई है, उसकी हालत देखे तो बेचारा, वो पीजी पढ़ चुके हैं। उसकी माँ ने बचपन से उसको ऐसा पाला पोसा कि माँ बाप की और हस्बैंड का उसका रेस्पेक्ट, उसको इरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। समाज में उसका सर नीचे नहीं करना चाहिए। एक महिला उसी का ऊपर है, इधर माई का घर का और ससुराल के घर का नाम ऊंचा रखना कभी भी, वही बात उसके मन में थी। तो उसका भाई ने इंटरकास्ट मैरिज किया है, इसीलिए उन लोग डर गए कि हमारी बेटी की शादी होती कि नहीं। जल्दी जल्दी से कोई संबंध उसको शादी करके वहां भेज दिया अमेरिका। उधर जाने के बाद पता हो गया, उन्होंने एक ड्रग्स को एडिक्ट हो गया। ड्रग्स लेते वक्त वो अपने आप खो जाता है, बहुत ऊर्जा आते हैं, उसको पागल बन जाता है। ये बच्ची को खूब मार डालते थे, और जब सामने खड़े होके रहना, कितना मारे तो भी जोर से रोना नहीं, चुपचाप से सहना, रूम में भी नहीं जाना, इतना मारते थे। नॉट ओनली दैट, उसको अबॉर्शन भी करवाया, और ऐसा हालत था इसको। इंडिया आ गए, आने के बाद उसको उनके घर में छोड़ गए, छोड़ के वो कनाडा चला गया। ये बेचारी उसके लिए ढूंढती रही, कितने बार फोन किया तो भी उठते नहीं, उठाते नहीं। औरत ऐसी होते हैं कि 100 गुणों में अगर एक गुण वहां हस्बैंड से प्यार का हुआ तो एक अच्छा गुण उसी को पकड़ के वहां चला जाता है कुटुंब में। वो सहती है सब कुछ, हस्बैंड या ससुरा या सास कुछ भी करे। तो पुरुष की अधिकार के सामने उसकी गुण ऐसी होती है कि अगर पुरुष में एक अच्छा एक गुण है तो इन जनरली सब औरत अच्छे हैं कहकर मैं नहीं बोलूंगी, कुछ एग्रेसिव लोग भी हैं, महिलाएं, अच्छे पुरुष भी हैं। इन जनरली यहाँ महिला ऐसा देखती है कि एक एक अच्छा सा एक गुण हो तो बस, और ससुमा कैसे हो, ससुरा भी कैसे हुए होने दो। अगर हस्बैंड प्यार से देखे तो, ये लोग अगर नहीं देखे तो भी परवाह नहीं, बिचारी इधर भी एक हस्बैंड का प्यार की नजर बस है मेरे लिए, वो सब कुछ करती है सुबह उठ के, सब कुछ एक नौकरी की जैसे। इधर एक मैं जोक सुनाती हूँ आपको, जोक नहीं, सही सोचते हैं ऐसे अमेरिका के वेस्टर्न लोग, ऐसे समझते हैं कि इंडिया की औरत को अगर हम शादी किया तो लाइफ लॉन्ग हमें फ्री ऑफ कॉस्ट से सर्वेंट मिलती है।
ऐसे समझते हैं। माने इसकी मतलब क्या है? तो भारत की नारी परिवार में ऐसी रहती है, एक बार शादीशुदा हो गए तो अपना सब कुछ वही समझती है। पर अपना परिवार ही मेरा सब कुछ है, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब कुछ, मेरे सासू माँ। वो लड़ते हुए भी उधर ही रहते हैं, लड़ते हुए भी अपनी जीवन उधर ही निभाते हैं। तो ये होती है अपनी भारत की नारी। इसीलिए इधर कुटुंब की व्यवस्था ऐसा रह गया। मगर वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं है। अगर वाइफ एंड हस्बैंड दिन में एक बार एक दूसरे को आई लव यू कहकर फोन में नहीं किया करे तो वो समझ लेते हैं कि आज का दिन मेरा हो गया डाइवोर्स। तो हर दिन हम याद दिलाना है क्या? आई लव यू हस्बैंड, आई लव यू मेरी वाइफ। हमको तो ऐसी जरूरत नहीं है। एक बार शादी हो गए तो बस दोनों रहना ही है मिलजुल के। ये है अपनी परंपरा संप्रदाय। तो फिर आजकल व्यवस्था कैसा है? तो और एक केस में सुनाती हूँ। रिसेंट ही हमारा फ्रेंड का बेटा का शादी हो गया और विद इन 6 मंथ्स में डाइवोर्स की बात भी चलने लगा। ऐसा कैसा हो गया? तो बच्ची बहुत 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 डिग्रियां पढ़ी है बच्ची ने, खूब दहेज ला चुके हैं। बच्चा एक स्टेट में नौकरी करते हैं और बच्ची दूसरे स्टेट में नौकरी करते हैं, यूएस में। तो हफ्ते में एक बार मिलते हैं दोनों। वो बच्ची खुद अपने हस्बैंड के पास आते हैं, आके एक पलंग पे बैठ के वो कंप्यूटर में चाट करती रहती है। बच्चा को पकाना वकाना सब कुछ करना पड़ता है। एक बार सडनली अपनी माँ बाप से फोन आया, माँ बाप को फोन आया है बच्ची से। बात क्या है? माने मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो बीच में वाले रहते ना, ये दोनों फैमिली को छोड़, मीडिएटर्स, उन लोगों ने पूछा बच्ची से क्यों? बच्चा ने मारा, डांटा, गुस्सा किया, तुम्हारे सासू माँ कुछ भी कहा, क्यों? क्यों लेना चाहते हैं? क्या गलती हो गया? वो बच्ची कहने लगा कि मैं, मेरा नौकरी से यहाँ तक आ पहुंचे मैं 6-6 घंटे ड्राइविंग करके, ये जो पका के मुझे खाने के लिए नहीं बुलाया, वो खुद खा के चला गया, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए। सो दैट इज द कॉज। तो ऐसी लड़कियां भी है। तो स्त्री कैसा होना चाहिए? कितना सहनशील होना चाहिए, कितना विनम्रता होना चाहिए। स्त्री की निर्माण ही ऐसा होता है बेसिकली। मगर उसी को पानी डालते हुए हमें बढ़ाना है, ये पौधे को। मगर ये पौधे ऐसा नहीं बढ़ाया एग्रेसिवली। मैंने बहुत पढ़ चुके हैं, बहुत पैसे वाली हूँ, मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, वो समझ रही है। ये नहीं तो और कोई बकरा होगा, वो समझ रही है। मगर एक स्त्री कैसा होना चाहिए, ये ऐसा है। दूसरा भी, दूसरा को भी तुम ऐसे कर सकती हो। ऐसा कितने मर्दों को। असल शादी क्यों करना है हमें, ये पता नहीं हो रहा। क्यों शादी करना है? शादी माने हमको हमारी संस्कृति ऐसी मुद्रा दे चुके हैं। शादी माना है धरना ही है। पहले बाप रे, उधर सासू माँ कैसे होते हैं, मर्द कैसा रहता है। ये जो स्त्री की सोच विचार, मेरा स्वतंत्रता चला गया है, माँ के घर बार बार नहीं आ सकती है, मुझे मेरा फ्रेंड्स के साथ नहीं मिल सकती, मुझे जब चाहे
बाहर जाके खेल नहीं सकती हैं, मेरा स्वतंत्रता पूरा चला गया। पहले वो शादी से खुशी नहीं, पहले वो डरती है। क्यों डरती है? ऐसा हमें सिखाया है। शादी माने ऐसा मुद्रा अपने मन में रह गए। मगर अगर माँ बाप आत्मज्ञानी हो तो बच्चियों को, अपना बेटा को और अपनी बेटे को कैसा ट्रेनिंग करना चाहिए, वहां आत्मज्ञानी हो तो फिर आत्मज्ञानी से ही हमें शादी करवाना है। शादी का मतलब ये होता है कि वी आर ऑल सोलमेट्स, इट इज नथिंग बट ट्रेनिंग है। ये हमें सिखाना है। वी आर ऑल सोलमेट्स। जैसे हम स्कूल में क्लासमेट्स कैसा होता है अपना बेंच का, सेम बेंच में हम अपने क्लासमेट्स के साथ बैठते हैं, तो तब वहाँ क्लासमेट्स को वी आर रेस्पेक्टिंग, वी आर लविंग देम, वी आर एक्सेप्टिंग देम। अगर वो किसी कमजोरी हो फिर भी हम एक्सेप्ट करते हैं, मेरा फ्रेंड है कहकर। सब कुछ सीखते हैं, सब कुछ देते हैं, उससे लेते हैं। तो फिर कुटुंब में ऐसा क्यों नहीं होते हैं? परिवार में भी सभी पात्राएं भी वही क्लासमेट्स के जैसे रहना चाहिए। वी आर ऑल सोलमेट्स। तो वेडिंग कार्ड में ऐसा लिखना है कि मेरा बच्चा को मेरी ये सो एंड सो बच्चे के साथ वेडिंग होने वाला, ऐसा नहीं लिखना कि मेरा बेटा का सोलमेट आने वाली है, उसकी अभी ट्रेनिंग चलने वाला है, दोनों का कहकर लिखना है। तो इसका भावना इधर बदल जाएगा। वही भावना से उन लोग दोनों मिलजुल के जीते हैं और सीखते हैं एक दूसरे से। तो हाँ, जिसका उनकी रास्ते में चले जाते हैं, ये ट्रेन की ट्रैक कभी मिलते नहीं, वो ऐसा जाना है अपना लाइफ भी। दोनों मिलके रहना, एक दूसरे से सीखते जाना। मगर किसी को ऊपर भी किसी का अधिकार नहीं है। इधर पति जी क्या कहते हैं, मेरी पत्नी है, तुम सुनना है, बस तू मेरा पति है, मेरा तू सुनना है, कोई किसी का ऊपर अधिकार नहीं है। We have to understand each other. हम शादी का मतलब लाइफ लॉन्ग मिलके रहना है। अगर नहीं रहना है तो चलो डाइवोर्स ले लेंगे, एक फ्रेंड की जैसे। इसीलिए पत्री जी क्या कहते हैं कि हर एक लड़की अपना हस्बैंड को खुद ढूंढ लेना चाहिए। पुराणों में राजकुमारी को स्वयंवर होते थे, उधर राजकुमार सब लोग बैठते थे वरमाला पकड़ के। ये बच्ची, ये राजकुमारी वरमाला ले जाके एक एक राजकुमार को देखते हैं और जिसको पसंद आते हैं उसका गले में डाल देते हैं अपनी वरमाला। मतलब क्या है, उसकी वाइब्रेशन इसको पता होता है, या ये मेरी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो गया है। देख कितना अच्छा, पुराणों में अच्छा है हमारे से भी। इधर 5 मिनट में मैचिंग, नहीं तो कंप्यूटर में, वो बच्चा अमेरिका में है, नहीं तो बच्ची उधर है, बच्चा इधर है, ये दोनों कंप्यूटर में देख लेते हैं, ऑनलाइन में बात करते हैं, देख लेते हैं, विद इन 5 मिनट्स में ओके कर लेते हैं। बस उसके बारे में ये जानता नहीं, इसके बारे में वो जानता है। हमारे जब कैसा था कि बच्चा आके देखते, बच्चा के सभी फैमिली आके देखते थे। देखने के बाद उनकी फोन उनके लेटर के लिए इन लोग इंतजार करते रहते, मगर बच्ची को पसंद आए कि नहीं पूछते थे। हमारी जनरेशन ऐसा था कि बच्चे लोगों का उत्तर के लिए उन लोग देखते थे।
जब वहां से उत्तर आते थे कि मान लिया उन लोग ओ पार्टी बना लेते थे, मगर ये बच्ची की हालत देखना, अरे मेरे को तो पूछ रहे ही नहीं, मुझे तो पसंद ही नहीं है। फिर इन लोग क्यों खुशी से हैं कि माँ बाप को ऐसा रहता कि चलो बोझ उठाएं, बच्ची की शादी करके उसको सास ससुराल को घर भेज दिया तो उसकी बोझ उतर जाते हैं। बच्ची को एक वजन की जैसे देख रहे, बेटा के जैसे उसको नहीं पाल पोस करते, ऐसा नहीं देखभाल करते, बेटा के जैसे फर्क रहते उसका देखभाल में, नहीं रहना चाहिए ऐसा। बच्ची और बच्चा को दोनों की एक ही तरह हमें देखभाल करना चाहिए। बेटी को भी अपनी पाँवों के ऊपर खड़ा होना चाहिए, जैसा बेटा को नौकरी मिलना वैसे ही बेटी को भी। वो दुनिया है अभी ये चल रहा, तो फिर वही हिसाब से हमें हमारे बच्चों को सब कुछ देना है। देश काल मान परिस्थितियों के अनुसार ही अपना देखभाल होना चाहिए। कुछ संस्कृति आचार व्यवहार को हमें छोड़ देना चाहिए, निकल देना चाहिए, वह संप्रदाय को छोड़ना ही पड़ता है। नए हमारी गांव में बहू रानी बाहर नहीं निकलती, रसोई घर में रहती हैं, घूंघट डाल के रहती हैं, वैसे ही रहना। अब तो कोई भी ऐसे नहीं है, वहां सुबह उठ के ऑफिस को जाना है, घूंघट डाल के कैसे रहती है वो। तो हमें बदलना है कि नहीं, बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि महिला का भी प्रज्ञा है, उसकी प्रज्ञा भी देश के लिए महत्वपूर्ण है, तो उसे भी हमें एंकरेज करना है। वो सब कुछ कर सकती है, वो नौकरी करती है, घर में आने के बाद फिर पकाती भी है और बच्चों का देखभाल भी करती रहती है। तो ये पुरुष जी न्यूज पेपर पकड़ के बैठते हैं, ये उधर सब काम करती रहती है, ये जो पुरुष ऑफिस में से आके आराम से बैठ के टीवी देखते हैं और बुलाते हैं चाय हो गया, कॉफी हो गया, अभी तक नहीं हुआ, वो भी ऑफिस से आई है, उधर बच्चों को देखना है, फिर से कॉफी करना, टी करना, इसका तो कुछ काम ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं, मगर आजकल दोनों मिलके काम करना ही है, कुछ लोग कर रहे भी। तो फिर यहाँ नारी कैसी होती है, बहुमुख प्रज्ञाशाली है ये, बहुमुख प्रज्ञाशाली। ससुर जी को देखती है, सासू माँ को देखती है, पहले उसकी शादी होने के बाद माई का घर छोड़ के इधर आ जाता है, अपनी जन्मस्थल को, अपनी दोस्तों को, अपने भाई बहन को, माता और पिता को, अपनी मर्जियों को, सब कुछ वहां छोड़ के इधर चले आते हैं, बस इधर ही रहने के लिए। तब उसको मालूम हो जाता है मुझे और वापस जाने की नहीं है, मुझे इधर जैसा भी हो मैं इधर ही मरने वाली हूँ, मरने तक इधर ही रहना है मुझे, डिसाइड हो जाती है। उधर से शुरू हो जाता है उसका एडजस्टमेंट, वो मर्द कैसी भी हो इधर ही रहना चाहिए। वो सासुर माँ पहले पहले नया आई है दुल्हन, उसको सिखाना है, कहकर सासू माँ अपनी बेटी को कैसे देखती हैं ऐसा उसकी स्वागत करना चाहिए। बेटी इधर ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा करना चाहिए, उसको सिखाना है, मगर एग्रेसिव से नहीं देखना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप, तुम्हारा मायका इधर नहीं चलेगा, इधर ये रूल है, ऐसा अग्रेसिव से नहीं बोलना चाहिए। तो हम जब मेडिटेशन में आ गए तो हम तो ज्ञान पा रहे,
तो फिर आचरण में रहना है ना, हमारी बहुरानी से हम कैसे रहे। बेटी के बारे में बहुत अच्छा से बोलते हैं, हमारी सन इन लॉ इज वेरी नाइस, हमारी बेटी तो उठती नहीं, वो तो बेड कॉफी करके देती हा बोलकर हंसती बोलती है। और बेटा को कहते हैं, क्या रे, बीवी को सड़कों पर बिठा रहे, वो दिवाली का दहेज नहीं लाए हैं, ऐसा बोलते हैं। ऐसा क्यों? बेटी को एक तरह, बेटा को एक तरह। अरे दोनों की शादी होने के बाद उनके जीवन में हमें उंगली रखना नहीं, इनके आनंद के लिए तो हमें उसकी शादी किया है। तो हमें कैसा रहना चाहिए? एक आत्मज्ञानी, वी आर ऑल सोलमेट्स, सोलमेट्स, सोलमेट्स। हम सब कुछ काम करते हैं घर में, ऑफिस जाते हैं, जब प्रेगनेंसी हो तो बस में चढ़े तो सीट भी नहीं देते, कोई भी खड़े नहीं होते यंगस्टर्स है तो भी, यूथ है तो भी नहीं देते बैठने की। क्या संस्कृति है, क्या परंपरा है? मैंने खुद देखी है, परसों